अनुराधा की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पायल, छोटी बहू शुभी। अनुराधा अपनी छोटी बहू को बहुत पसंद करती थी और उसकी कही हुई सारी बातें मान लेती थी। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आप पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, इसलिए बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या हुआ बहू? तू ऐसे घुमा फिरा के क्या बातें कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जेठानी जी की आज फिर से पेंशन आई है। उनका ना तो पति है ना कोई बच्चे, तो उन्हें इतने पैसों की जरूरत है क्या? अब उसे पैसे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उसके पास आ तो रहे हैं ना। उसकी पेंशन है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप राजी होंगी या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, अगर हम जेठानी जी को पटाकर उनके पेंशन के सारे पैसे ले लें तो कितना मजा आएगा। हमारे कितने रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन बड़ी बहू हमें पैसे क्यों देगी? और सास होकर मेरा उससे मांगना अच्छा भी नहीं लगता। माँ जी, मेरी जेठानी जी बहुत भोली है। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और अपने परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गई तू कहना क्या चाहती है। अब तू देख, मैं बड़ी बहू के सामने अपनी तकलीफों का रोना कैसे रोती हूँ, ताकि वो पिघल जाए और हर महीने की पेंशन खुद लाके मेरे हाथों में रख दे। ये हुई ना बात माँ जी, तो फिर चलिए अपना ड्रामा शुरू करते हैं। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पायल से उसकी पेंशन लेने के लिए शुभी और अनुराधा पायल को रसोई में काम करते हुए देखकर हॉल में बैठ जाती हैं और उसे सुनाते हुए आपस में बातें करती हैं। माँ जी, मान जाइए ना मेरी बात, आप ले लीजिए मेरे से पैसे। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ और अपने रुके हुए काम कर लीजिए। नहीं बहू, तुझे भी बहुत काम होता है, तू अपने पैसे अपने पास ही रख ले। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगी, तू परेशान मत हो। नहीं माँ जी, आप परेशान रहेंगी तो भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आप ले लीजिए मुझसे पैसे, जब राजीव जी भेजेंगे तो मैं उसमें से ले लूंगी। नहीं बहू, एक वही तो है जो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अगर आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी तो मैं अभी राजीव जी को फोन करके बोल दूंगी कि माँ जी को पैसे की जरूरत है, लेकिन वो ना ही आपसे बोल रही हैं और ना ही मुझसे कोई मदद ले रही हैं। नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तेरी नजरों में मेरी जरा भी इज्जत है तो तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पायल रसोई में खड़ी अपनी सास और देवरानी की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और उनसे बोलती है। क्या बात है माँ जी, आप लोग किस बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? अगर मेरे लायक कुछ हो तो आप मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं बहू, तू परेशान मत हो, जा जाकर अपना काम कर। अरे माँ जी, बताइए ना, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं बहू, कुछ नहीं है, तू खामखा परेशान हो रही है। नहीं जेठानी जी, माँ जी झूठ बोल रही हैं। माँ जी सच में परेशान है, ये नहीं बताएंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगी। हाँ देवरानी जी, तुम ही बता दो कि क्या बात है। जेठानी जी, माँ जी पैसों को लेकर परेशान है। इस बार राजीव जी ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए हैं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वही मैंने माँ जी को बोला कि मेरे पास जो बचा कुचा रखा है उससे आप ले लो, मैं बाद में फिर से जमा कर लूंगी। लेकिन ये है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। पायल शुभी की बातें सुनकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। तभी दोनों सास बहू आपस में बातें करती हैं। क्या हुआ? हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिना बात के ही हमने इतनी मेहनत करी, बड़ी बहू अपने पैसे देना ही नहीं चाहती है। माँ जी, जितना मैं जेठानी जी को जानती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। छोटी बहू, पैसे का मोह माया बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही कोई अपना पैसा उठाकर किसी को दे नहीं देगा। अनुराधा और शुभी आपस में बातें करने में लगी होती हैं कि तभी पायल अपने हाथों में पैसे लेकर उनके पास आती है और अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है। माँ जी, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं। जैसे आप लोग इस घर के सदस्य हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। अगर घर में कोई परेशानी हो तो उसमें मदद करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। लेकिन बहू, तुझे भी तो जरूरत होगी ना। माँ जी, मेरे पास है ही कौन जिसके लिए मैं पैसे जमा करूँगी। इस बार आपको जरूरत है, आप ले लीजिए, मैं अपने खर्चे बाद में देख लूंगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पायल के पेंशन के पैसे पाकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और एक साथ शॉपिंग पर निकल जाती हैं। दिन बीतते हैं और जैसे ही पायल के अगले महीने की पेंशन आती है, अनुराधा बीमार पड़ जाती है और अपने कमरे में लेटे हुए चिल्लाती है। अरे कोई है? पायल बहू,
शुभी बहू, तुम दोनों में से कोई तो मेरी बात सुन लो, कोई है या भी नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है? बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? अगर मैं ठीक होती तो बिस्तर पे ही पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती क्या? माफ करिए माँ जी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। चलिए मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ। बहू, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दवा ले लूंगी। मेरे लिए बस थोड़ा सा काढ़ा बना ला, ताकि मैं इसे पी लूं और मेरा बुखार उतर जाए और मुझे आराम मिल जाए। माँ जी, इस काढ़े के चक्कर में मत पड़िए, आप मेरे साथ चलकर दवा ले लीजिए, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। बहू, लगता है तूने सुना नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। राजीव कुछ महीनों से पैसे भेज ही नहीं पा रहा है, उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। माँ जी, लगता है आपने भी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने भी आपको सिर्फ अपने साथ चलने को बोला है, ये नहीं बोला कि पैसे लेकर चलिए। मेरे पास मेरी पेंशन के पैसे आ गए, हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं बहू, मुझे बार बार तेरी पेंशन का पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तू मेरे लिए परेशान ना हो। माँ जी, आप भी मेरी माँ की ही तरह हो, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आप मेरे साथ चल रही हो बस। मुझे आपको दवा दिलानी है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। पायल इतना कहकर अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है कि तभी शुभी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, जेठानी जी, आप माँ जी को कहाँ लेकर जा रही हो? देवरानी जी, मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। कल रात से इन्हें बहुत बुखार है और ये है कि पैसे की वजह से डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। जेठानी जी, एक काम करिए, आप घर के काम देख लीजिए, माँ जी को मैं दवा दिलवा लाती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बिना बात के आपको आकर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, ये भी ठीक है, तुम जाओ माँ जी को दवा दिलवा लाओ। मैं तब तक माँ जी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, ताकि ये आते ही कुछ खा ले और दवा खा ले फिर। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शुभी इतना कहकर अपनी सास को लेकर बाहर चली जाती है और पायल रसोई में खाना बनाने लगती है कि तभी उसका देवर राजीव वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, भाभी क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से खिला भी दो, बहुत भूख भी लगी है। अरे देवर जी, आप कैसे? आप आने वाले हो, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? भाभी, बिना बताए आना चाहिए, कभी कभी बिना बताए आओ तो घर में क्या चल रहा है सब पता चलता है। घर का माहौल तो बहुत ही खराब है। माँ जी की कल रात से तबीयत खराब है, उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी पेंशन के पैसे आ गए थे, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मैंने माँ को पैसे भेजे थे और हर महीने भेज रहा हूँ। इस बार तो सैलरी भी बढ़कर आई है। भाभी, मुझे क्या लगता है ये दोनों सास बहू मिलकर आपके पेंशन के पैसे खाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने आपसे झूठ कहा। क्योंकि सुबह माँ से बात हुई थी मेरी, वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो अब अचानक से कैसे कुछ हो गया? जाने दीजिए देवर जी, आप दोनों को कुछ मत बोलना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। भाभी, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, एक विधवा औरत की पेंशन खाते हुए। राजीव और पायल बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दोनों सास बहू वहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद राजीव उन्हें बहुत सुनाता है और अपनी विधवा भाभी के सारे पेंशन के पैसे वापस करवाता है। रीमा को देखने आज लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए रीमा को उसकी छोटी बहन कोमल तैयार कर रही होती है। दीदी, आप आज सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। किसी की नजर ना लगे। लगूंगी कैसे नहीं, मुझे मेरी बहन ने जो तैयार किया है। अच्छा, तेरी शादी के समय मैं भी तुझे ऐसे ही तैयार करूंगी, जब तुझे देखने लड़के वाले आएंगे। क्या दीदी, आप भी ना मेरे बारे में ना सोचो, अभी अपना सोचो बस। दोनों बहनें आपस में बातें करने में लगी थी कि तभी नीचे से उनकी माँ मधु दोनों को आवाज लगाकर नीचे आने को कहती है और कोमल अपनी बहन रीमा को लेकर नीचे आती है, जहाँ हॉल में लड़के वाले बैठे होते हैं। लड़के का नाम अंकुश था, जो कि अपनी माँ सुमन के साथ वहाँ आया हुआ था। अरे बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो। वैसे बहन जी, आपके दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी है। जी बहन जी, मैं तो दोनों की शादी एक साथ कर देती, लेकिन कोमल अभी छोटी है और उसकी पढ़ाई भी चालू है, इसलिए अभी मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी। जी जी बहन, कायदे से तो बड़ी की होनी चाहिए पहले। अच्छा बेटा, आओ यहाँ बैठो। रीमा सुमन के पास आकर बैठ जाती है और कोमल वहीं साइड में खड़ी होती है, लेकिन अंकुश की नजरें रीमा की जगह कोमल पर टिक जाती है। कुछ देर में दोनों बच्चों से जब उनकी राय पूछी जाती है, तो दोनों शादी के लिए हाँ कर देती हैं। ये खबर सुनकर कोमल अंकुश के बगल में जाकर बैठकर उससे मजाक करते हुए कहती है, अब तो आप मेरे होने वाले जीजू हैं, तो देख लीजिएगा, बीवी के साथ इस साली के भी नखरे उठाने पड़ेंगे।
जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये नखरे तो मैं खुशी खुशी उठा लूंगा। घर में हंसी मजाक का माहौल होता है। दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर देते हैं और अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। और उसकी शॉपिंग करने के लिए एक दिन अंकुश रीमा के घर आता है और मधु से कहता है, नमस्ते मम्मी जी, वो मुझे माँ ने बोला था कि हमारी तरफ से जो शादी का जोड़ा जाएगा वो रीमा की पसंद का ही हो, इसीलिए मैं उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए आया हूँ। अरे बेटा नेकी और पूछ पूछ, कोई नहीं, मैं अभी रीमा को बुला देती हूँ। मधु रीमा को आवाज देती है तो उसके साथ कोमल भी आ जाती है और उसको देखकर अंकुश बोलता है, अरे कोमल, तुम क्या करोगी अकेले घर पर? चलो तुम भी साथ चलो। अरे बेटा घर में बहुत काम है, तुम रीमा को ले जाओ, कोमल मेरे साथ काम करवा लेगी। अरे माँ, अब चिंता मत करो, हम जल्द वापस आएंगे और मैं और कोमल मिलकर आपकी मदद कर देंगे। टेंशन मत लो आप। ठीक है, जाओ जल्दी आना। अंकुश रीमा और कोमल के साथ मार्केट जाता है, जहां रीमा के लिए लहंगा लेने के लिए वो भी कोमल से पूछता है। बार बार कोमल की पसंद पर ध्यान देता है, साथ ही अपनी तरफ से कोमल को एक ड्रेस भी दिलवाता है। लेकिन रीमा ये सब देखकर बिल्कुल भी जेलस नहीं होती, बल्कि घर आने पर वो कोमल से कहती है, तेरे जीजू कितने अच्छे हैं ना कोमल, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अंकुश जैसा जीवन साथी मिलेगा। हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे जीजू ने जो मुझे ड्रेस दिलवाई थी ना, वो थोड़ी लूज है। अच्छा, तो ऐसा करना, कल जाकर अपने जीजू के साथ चेंज करवा लाना। रीमा अंकुश को फोन करके कोमल की ड्रेस के बारे में बता देती है, जिसके लिए अगले दिन सुबह सुबह अंकुश कोमल को लेने पहुंच जाता है। कोमल, कहाँ हो कोमल? आ गई जीजू। वैसे अभी तो शॉप खुली भी नहीं होगी, आप जल्दी आ गए। अरे कोई नहीं, रास्ते में जाम मिल जाएगा, फिर घर पर काम भी है ना। चलो चलते हैं। लाओ ड्रेस मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। अंकुश कोमल को कार में बैठाकर ले जाता है और ड्रेस बदलवाने के चक्कर में दोनों पूरा दिन साथ घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। और शाम को कोमल घर आती है, जहाँ मधु उससे कहती है, कोमल ये समय है आने का, सुबह की गई है तू, और ये अपने बहन के होने वाले पति के साथ इतनी देर तक घूमना शोभा देता है। माँ, मैंने थोड़ी ना कहा था उन्हें कि मुझे घुमाएं। हाँ माँ, क्या हुआ? जीजा साली है, थोड़ा घुमा फिरा दिया साली को तो क्या हो गया? आप भी ना। चलो अब चलकर खाना खाकर सोते हैं, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी। रीमा अपनी माँ और बहन के साथ खाना खाती है और सो जाती है। कुछ दिनों में शादी थी, इसीलिए शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। लेकिन दूसरी तरफ कोमल अब ज्यादातर अपने फोन में लगी रहती, रात रात तक ना जाने छुप छुप कर किससे बातें करती। एक रात शादी से एक हफ्ता पहले कोमल छत पर किसी से बात करने में लगी होती है। कब करोगे कुछ, समय नहीं बचा है ज्यादा। कोमल किसी से बात करने में लगी थी कि तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है और कोमल को इतनी रात पर छत पर देखकर कहती है, कोमल यहाँ क्या कर रही है तुम, और बात किससे कर रही है? वो दीदी मेरी दोस्त है, उसको मैंने अपना एक ब्लाउज दिया था सिलने के लिए। वो कह रही है कि शादी तक नहीं दे पाएगी, इसलिए उससे ही बात कर रही थी। ला मैं बात करूं, बोलती हूँ जल्दी सिल देगी। नहीं नहीं दीदी, चलो नीचे, हो गई बात, कह रही थी कि सिल देगी वो। चलो चलकर सोते हैं। कोमल कुछ छुपा रही थी, लेकिन रीमा को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। सुबह सुबह शादी की तैयारियों के बीच मधु को रीमा के ससुराल से फोन आता है और वो गुस्से में कहती है, ये आप क्या कह रही हैं बहन जी, पागल हो क्या? कोई कारण होता है क्या शादी तोड़ने का? सब कुछ मर्जी से ही तय हुआ था, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करिए। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, लेकिन मेरे बेटे ने मना कर दिया कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहता, और मैंने जबरदस्ती की तो वो खुद को मार लेगा। मुझे माफ करना। बहन जी सुनिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बहन जी। मधु की बात सुनकर रीमा और कोमल वहाँ आते हैं, जिसके बाद मधु के मुंह से पूरी बात सुनकर रीमा को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रोने लगती है। तभी कोमल उसे संभालते हुए कहती है, दीदी संभालो खुद को, आपके नसीब में कोई अच्छा होगा, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक फोन कॉल करने के बाद बदल सा जाता है। शादी की सारी तैयारियां रुक जाती है। रीमा की हालत भी खराब होती है। जब से शादी टूटी थी वो ना ही कुछ खा रही थी और ना पी रही थी। उसकी ये हालत देखकर मधु कोमल से कहती है, ऐसा ही हाल रहा तो मुझे तो डर है रीमा खुद को कुछ कर न ले। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा,
हम दीदी को संभालेंगे। कोमल के इतना बोलते ही पास में रखा उसका फोन बजता है, जिसे लेकर वो बाहर जाते हुए अपनी माँ से कहती है। माँ मैं अभी आती हूँ। कोमल साइड जाकर फोन पिक करती है और कहती है, क्या हुआ? क्या घर के बाहर आए हो? पागल हो क्या तुम मर पाओगे। मैं अभी आती हूँ। कोमल इतना बोलकर घर से बाहर जाती है तो वहीं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी रीमा बाहर कोमल को एक गाड़ी के पास जाते हुए देखकर खुद से कहती है, ये कौन है जिसे कोमल मिलने जा रही है? ये गाड़ी तो देखी देखी सी लग रही है। अंकुश, दीदी की हालत खराब है। तुमने शादी तोड़ दी इसलिए उनको सदमा लगा है। तो बताओ क्या करता। माना मैंने शादी के लिए तुम्हारी बहन को पसंद किया था, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिता के मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम बना लेती मुझे अपना जीजा। नहीं, वो तो नहीं बनाती। कोमल इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ रीमा तालियां बजाते हुए आती है। वाह वाह, क्या सीन है। बहन भी उल्टा निकल सकती है, आज पता चला। कोमल, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए? और अंकुश तुम, अरे कैसे इंसान हो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अरे तुम जैसे लोगों को रिश्तों का मतलब भी पता है? दीदी, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस अंकुश से बात करना पसंद था। बातों बातों में प्यार कब हो गया मुझे नहीं पता चला। कोमल के इस बात पर रीमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मन तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं। तेरे जैसी बहन होने से अच्छा था कि मेरी कोई बहन ही ना होती। जो लड़की अपनी ही बहन के होने वाले पति पर नजर रख सकती है, वो और कितना नीचे गिर सकती है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कोमल की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम तो चुप ही रहो। सुना है तुम्हारी बहन दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। कल को अगर उसके साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी। इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ और सुनाऊं, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माँ से बात करनी होगी दीदी। आप गुस्से में हैं लेकिन माँ समझेंगी। कोमल की बात सुनकर रीमा के पीछे आई मधु, जो ये सब देख और सुन चुकी थी। वो कोमल के सामने आकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, चली जा इस घर से। एक लड़के के लिए तूने अपने सगे रिश्ते को धोखा दिया है। तेरी जैसी बेटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रामू के पड़ोस में रहने वाला धनी सेठ था तो पहले उसी की तरह गरीब, लेकिन एकदम से उसने अपनी झोपड़े को महल बना लिया था। ये कई सालों पहले की बात थी। अब तो धनी सेठ न सिर्फ नाम से ही बल्कि अपने काम से भी अमीर हो चुका था, क्योंकि धनी सेठ के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसे ब्याज पर भी लगाया करता था। एक रोज रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ वाला पंखा कर रहा होता है। तभी रामू की बीवी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वो अपने पति से कहती है, जी हम गरीबों की किस्मत भी कैसी है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है हम गरीबों को। अच्छा तो तुम धनिये का घर देखकर ऐसा बोल रही हो ना? उसकी मोटर वाली टंकी में पानी भर गया होगा, इसलिए वो गिर रहा है। अब तुम मुझे ताने दोगी क्योंकि उसकी मोटर की टंकी है और हमारे पास हैंड पंप। मेरे हाथों को देखो, छाले पड़ गए हैं बचपन से हैंडपंप चलाते चलाते। लेकिन मेरी फूटी किस्मत सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन राजकुमार का तो पता नहीं, गरीबी और आ गई जिंदगी में। जैसे मैं तो सोने की थाल में पैदा हुआ था। मुझे भी हल चलाना पड़ता है भाई, कस्सी चलानी पड़ती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले निकल जाते हैं। जिसे तुम धनिया कह रहे हो, पहले वो भी हल बैल भैंस सब चलाता था, लेकिन अब तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चंपा खाना बनाते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, तुम जाओ ना, बोलो अपने धनिया को एक बोतल ठंडा पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। ना मैं नहीं जाता उस चोर के घर, मुझे मत कहा करो ये सब काम। खाना बनाने के बाद चंपा खुद ही धनी सेठ के घर जाती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, जी सुषमा दीदी, एक बोतल पानी का मिलेगा क्या? वो क्या है ना, चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ तो बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी। रुक, यहीं रहियो, धनिया घर पर ही है, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए ठंडा पानी। अब जब तक सुषमा पानी लाने जाती है तब तक धनी सेठ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर चंपा भाग जाती है। तभी सुषमा वहाँ पानी लेकर आती है और ये देखकर धनी सेठ कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, इन भूखे नंगों को खाना पीना मत दिया करो। ये सब मेरी मेहनत का है, ना कि उस गरीब की मेहनत का। उन्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है, अमीरी किस चिड़िया के नाम है वो क्या जाने।
ये सुनने के बाद सुषमा भी पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, मेहनत से तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सच में इनकी मेहनत की ही कमाई हो। अब गर्मी का मारा रामू बेचारा पास में ही हो रही शादी के टेंट से एक फराटे वाला पंखा लेकर आता है, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन गर्मी की कमी का एहसास दिलाता है और चंपा को थोड़ी राहत भी पहुंचती है। लेकिन अब देर रात रामू को नींद नहीं आती। वो अपनी छत पर जाता है और जैसे ही अंगड़ाई लेता है वो सामने धनिया के बालकनी में एसी लगा हुआ देखता है। ये देखकर रामू खुद से कहता है, क्या किस्मत है ऊपर वाले, मेरे साथ पला बड़ा मेरा चड्डी बड्डी दोस्त आज महलों का राजा बना हुआ है और मैं यहाँ पर झोपड़ी का भिखारी। उसके पास एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन और मेरे पास क्या। कुछ देर बाद अब जैसे ही रामू उठता है वैसे ही रामू की पत्नी चंपा अपने पति के लिए गर्म चाय लाती है और जैसे ही चटाई पर बैठा रामू अपनी दोस्त के घर की तरफ मुंह किए चाय पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसके दोस्त धनिया के लिए उसकी पत्नी कई रंग का जूस लेकर आई है, वो भी ट्रे में। साथ ही उस ट्रे में फल भी थे। ये देखकर रामू अपनी चाय को देखता है और कहता है, सुबह सुबह ये गर्मी, ऊपर से ये गरीबी का रोना, और कब मिलेगा मुझे चैन से सोना। सोना मिले न मिले, गोल्ड मिल जाए बस। अब रामू नीचे आता है तो वो धनिया यानी धनी सेठ की आवाज सुन लेता है। अरे भाग्यवान कहाँ हो, जरा मोटर चला दो, पौधों में पानी देकर मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे चंपा कहाँ चली गई? अरे मैं नहा रहा हूँ, तू हैंड पंप चला दे कम से कम। इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब इतना सुनकर गर्मी में खाना बना रही चंपा रामू को ग्लास फेंक कर मारती है और अपनी बीवी से मार खाने के बाद रामू खुद हैंडपंप चलाता हुआ खुद से कहता है, वे गरीबों की तो बीवियां भी इज्जत नहीं देती, साला किस्मत कहाँ साथ देगी। चल रामू अब खुद से पानी बाल्टी में डाल और नहा ले। अब रामू खुद से बाल्टी में पानी भर भर कर नहाता है और तो और अब रामू अपने काम के लिए निकलता है और पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करता है। और आज भी तेज गर्मी की धूप में रामू को अपना सफर तय करके काम पर जाना था। लेकिन कुछ दूरी पर ही रामू चला था कि तभी वो देखता है कि एक 4 चक्के की लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी है। अब कौन ये अमीर ज्यादा है जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा जाता है? अब रामू देखता है कि कार के काले शीशे हटने के बाद धनी सेठ रामू से बोल रहा है, आजा रामू बैठ जा, नुक्कड़ पर जाना है ना तुझे, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे जी मैं चला जाऊंगा, आप दिक्कत मत करो। आपको प्रॉब्लम में देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। अरे रामू ऐसी कोई बात नहीं है, आजा बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अब रामू धनी सेठ की कार में जैसे ही बैठता है वैसे ही कार चलने के बाद धनी सेठ रामू को सुनाते हुए कहता है, सोचा आज गरीबों का भला कर दूं। एक तो गर्मी है, ऊपर से तू दिख गया तो सोचा बिठा ही लेता हूँ, इसलिए बिठा लिया। तू ज्यादा सोचा मत कर। ये सुनकर रामू को बुरा तो लगता है, लेकिन कार में बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा और राहत देखकर रामू अपने मन ही मन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ये कार भी क्या चीज है? ए भगवान कुछ भी कर, अमीर बना दे बस। अब रामू ये सोच ही रहा था कि धनी सेठ रामू को कहता है, आ गया नुक्कड़, अब देख क्या रहा है, चल उतर, हट उठ। अब रामू कार से उतर जाता है और कुछ दूर चलकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन फिर से रामू का वही हाल हो जाता है, जिस वजह से रामू खुद से कहता है, वाह ऊपर वाले तेरी माया, फिर मेरा वही हाल कर दिखाया। अरे जब अमीरी देनी ही नहीं थी तो दिखाई ही क्यों? अब देर शाम रामू अपने काम पर से आता है तो अपने दरवाजे पर खाट लगाकर ताड़ी पी रहा होता है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त धनिया पर जाती है, जो कि अपने गार्डन में टेबल लगाता है और उसका नौकर महंगी दारू की बोतल और बर्फ की ट्रे रखकर उसके सामने से चला जाता है, जिसे ठंडा कर अब धनिया पी रहा था। लेकिन इधर रामू खोलती हुई ताड़ी पी रहा था। अब रामू ये देखकर खुद से कहता है, तू अपन गरीब लोगन की शान है। जो मजा तुझे पीने में आता है
वो कहाँ स्कॉच पीने में आता होगा। ए धनिया, तू क्या है मेरे आगे? ए धनिया मुर्दाबाद, चल। रामू अपने दरवाजे पर ताड़ी पीते हुए शोर मचाने लगता है। तभी चंपा आती है और रामू को घर में लेकर जाती है। अब अगली सुबह रामू उठकर शाम के जलवान के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि धनिया छाता लगाकर खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा है और ये देखकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो, धनिया को देखो। जब हम बच्चे थे ना तो धूप में खेलते थे। काला कलूटा हो गया था धूप में खेल के तुम्हारा धनिया। लेकिन अब देखो, पैसा आने के बाद इसकी फितरत बदल गई, रंग बदल गया, चाल बदल गई, ढाल बदल गई। अरे इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं बदलती। अरे सरकार छोड़ो, मैं कच्चा नहीं बदल पाता इतनी जल्दी। मोदी जी, थोड़ी हमार भी सुन लो। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपका धनिया इतना अमीर कैसे हुआ जो इसने कार घर सब ले लिया। अरे सब कुदरत का करिश्मा है चंपा। बड़ी ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। कैसे ये हरामी धनिया जो आज खुद को धनी सेठ कहलवाता है ना, ये कैसे बना, क्या किया इसने। अभी तो अपनी गरीबी की जिंदगी ही खुशी खुशी बिता लेते हैं हम।